नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला की पूजा करेंगे। केजरीवाल तीर्थ शहर में ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। दिन में वे लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शाम को वे अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी के घाट पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। अयोध्या में रात्रि विश्राम के बाद वे मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल लंबे समय से, आपको बता चले, लंबे समय के बाद यूपी जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के अयोध्या दौरे से एक दिन पहले शनिवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उनकी यात्रा में विघ्न डालने की भाजपा अपना षड्यंत्र रच रही, ऐसा कहना था संजय सिंह का। अपनी कोशिशें, तमाम हथकंडे अपनाना बीजेपी शुरू कर चुकी है। संजय सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों से बाज आइए। उन्होंने कहा है कि प्रभु राम के दर्शन करने का अधिकार सबको है। बताते चले, आम आदमी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हो चुकी है। पार्टी ने राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पिछले महीने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां रामलला के दर्शन भी किए थे। आपको बताते चले, मनीष सिसोदिया ने दर्शन के बाद कहा था कि उन्होंने यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की। तो सरकार संसद के शीत सत्र में 2 महत्वपूर्ण वित्त विधेयक ला सकती है, जिसमें से एक सरकारी बैंकों के निजीकरण से संबंधित हो सकती है। इस निजीकरण की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के अपने बजट भाषण में की थी। इसके अलावा सरकार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण कानून 2013 में संशोधन का विधेयक भी इसी सत्र में ला सकती है। इसका उद्देश्य पीएफआरडीए को नेशनल पेंशन ट्रस्ट से अलग कर पेंशन कवरेज के दायरे को सार्वभौमिक कराना होगा। सूत्रों ने बताया है कि सरकार बैंकिंग रेगुलेशन कानून 1949 में संशोधन का विधेयक इसी शीत सत्र में ला सकती है। बैंकों के निजीकरण के लिए इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 में भी संशोधन की जरूरत होगी और इससे जुड़े विधेयक भी लाए जा सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि इन दोनों कानूनों ने अतीत में 2 चरण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काम किया था और अब यदि बैंकों को निजी हाथों में सौंपना है तो इन कानूनों में संशोधन करना ही होगा। तो कलकत्ता मेट्रो रेलवे ने रविवार को नॉन एसी डिब्बों को औपचारिक रूप से विदाई दे दी। इन डिब्बों में से कुछ डिब्बे 1984 में देश की पहली अंडरग्राउंड रेलवे की स्थापना के समय से सेवा में थे। कलकत्ता मेट्रो ने नॉन एसी डिब्बों को हटाने की प्रक्रिया को यादगार बनाने के लिए महानायक उत्तम कुमार स्टेशन पर डाउन द मेमोरी लेन नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया था। कलकत्ता मेट्रो के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने कहा है कि इन डिब्बों की विदाई के हिस्से के रूप में हमने एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मेट्रो रेलवे के अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाया गया। जोशी ने कहा है कि यह उन पलों को फिर से जीने का अवसर है जिन्हें शहर ने मेट्रो रेलवे के साथ साझा किया था, जो कि लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो रेल के नेटवर्क को बढ़ाने का काम जारी रहेगा और 2 से 3 वर्षों के भीतर मेट्रो के नए मार्गों पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बताते चले कि कलकत्ता मेट्रो की आधिकारिक शुरुआत तो 1984 में कर दी गई थी, लेकिन इसे बनाने को लेकर विचार की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया से हुई थी। कलकत्ता में अंडरग्राउंड ईस्ट वेस्ट ट्यूब रेलवे का प्रस्ताव 1921 में ब्रिटिश इंजीनियर हार्ले डालरिम्पल ने किया था, लेकिन लंबे समय तक ये प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं किया गया क्योंकि बार-बार फंड को लेकर दुहाई दी जाती थी। इस प्रोजेक्ट के काम में असली तेजी आई आजादी के बाद मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के समय में, लेकिन उस समय भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया। 70 के दशक में मेट्रो के काम में तेजी आई और कलकत्ता में पहली मेट्रो 1984 में चलाई गई।